नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 3 पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था पाठ 2 में भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा था कि भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक संसाधन हमारे किस काम आते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे पाठ 3 में खनिज और शक्ति संसाधन की। खनिज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और हमें किस प्रकार इनका उपयोग होता है। तो इसमें एक इसके माध्यम से बताया गया है कि एक भैया इस पूछ रहा है कि ये अपने स्थान पर जाता है और वह रास्ते में देखता है कि उसे किस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती है। किसी सुकांत से मिलने के धनबाद के लिए निकला एक भैया निकला, तो उसने अपने कार्य करने के लिए निकट उसके प्रतीक स्थान पर जा रही थी। गिरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, ये स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। मतलब वो सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके प्रतीक स्थान पर वह जा रही थी, तो उसने वहाँ पर रास्ते में कोई काली सी जगह देखी। तो वो किसकी जगह थी? कोयले की खान थी। उसको देखकर वो पूछता है कि भैया इतनी काली सी जगह ये कैसी है? तो उसने जवाब दिया कि ये काली जगह क्या है, किसकी? ये कोयले की खान है, क्योंकि यहाँ पर कोयला मिलता है। खनिज क्या है? गिरी पूछती है। वो उससे भैया से पूछते कि भैया खनिज क्या होता है? तो सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप उनके अवयव को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। यह खनिज पृथ्वी की चट्टान पर पट्टी पर सभी जगह फैले हुए होते हैं, यानी नीचे ज़मीन पर परत नीचे जो चट्टान में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके रूप में सभी जगह फैले हुए होते हैं। तो भैया बहन, आपको समझ में आ गया होगा कि खनिज किसे कहते हैं। नीचे ज़मीन के अंदर जो चट्टान पर कई पदार्थ मिले हुए होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शेल समूह में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिज्ञ नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस स्तर और अंटार्कटिका। कुछ भैया बहनों, कुछ खनिज तो ऐसे होते हैं जो ऐसे क्षेत्रों पे पाए जाते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, वह बड़ी कठिनता से उपलब्ध होते हैं, जैसे महासागरों में। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। भैया बहनों, खनिज किस आधार पर? जैसे हम भोजन में नमक डालते हैं तो वो भी एक क्या है? एक प्रकार का खनिज है। जैसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन हो वो क्या कहलाता है? वो भी एक खनिज कहलाता है। अब खनिज कितने प्रकार के होते हैं इसमें पढ़ेंगे। खनिज पर पृथ्वी पर भैया बहनों 3,000 से अधिक विभिन्न खनिजीय संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आपके चित्र में दिखाई दे रहा है, खनिज धात्विक भी होते हैं और अधात्विक होते हैं। धात्विक में वो होते हैं जैसे लोहा और अलोई। शेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन खनिजों का एक समूह। शेल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? जिनमें शेल यानी चट्टानें जिनमें खनिजों का खनन किया या खुदाई करके निकाले जाते हैं वो अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। धात्विक, अब खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं भैया बहनों? धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है, जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है, जैसे लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज में लोहा अथवा अलोह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है।
अलोह खनिजों में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है, जिससे चीज़ें गला करके बनाई जाती है। वो कौन से कहलाते हैं? अलोह कहलाते हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है, यानी उसके अंदर कुछ धातुएं नहीं होती, वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। तो अब भैया बहनों आपको मालूम हो गया होगा कि अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज किसे कहते हैं। खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित भी किया जा सकता है, जैसा कि आपको खनिजों का निष्कर्षण करके आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है। चित्र नंबर 3.3 में आपको देखना है। पहला इसमें खनन, प्रवेदन और आखनन। तो खनन में 2 प्रकार की विधियां होती है, विवृत खनन और कूप की खनन। जैसा कि आपने पिछली 7th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि विवृत खनन किसे कहते हो और कूप की खनन किसे कहते हैं। पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। यानी कि जो जमीन के अंदर की सतह पर जो दबी चट्टानों के अंदर जो खनिज होते हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं, खनन वो होते हैं जो कम गहराई में स्थित होते हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। यानी जो परत के ऊपर से हटा के निकाल के जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विवृत खनन कहते हैं। गहन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं, जो गहराई में से निकाले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूप की खनन कहते हैं। और जो अधिक गहराई में खनिजों को करके निकाले जाते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाते हैं, उसको कौन सा खनन कहते हैं? कूप की खनन कहते हैं। तो भैया बहनों इसमें आपने खनन किसे कहते हैं, विवृत खनन किसे कहते हैं, कूपक किसे कहते हैं और कूप की खनन किसे कहते हैं, या आपके जो पॉइंट जो मैंने बताए या आपको भैया बहनों इसमें याद करना है। अगला इसमें पेट्रोलियम, और जैसा कि आपको इसमें चित्र दिखाई दे रहा है, अपट तेल का प्रवेदन, खनिज और शक्ति संसाधन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, उसे प्रवेदन कहते हैं। जैसा कि आपको 3.4 में दिखाई दे रहा है कि प्राकृतिक गैस जैसे पेट्रोलियम और इन चीज़ों को निकालने के लिए नीचे गहन कूपों की खुदाई की जाती है, उसे प्रवेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। आखनन किसे कहते हैं? जिन खनिजों को सतह के जमीन के नीचे की सतह से निकाला जाता है, जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं, उसे आखनन कहते हैं। तो इसमें प्रवेदन किसे कहते हैं और आखनन किसे कहते हैं। अगला इसमें खनिजों का वितरण। खनिज किस प्रकार से चट्टानों में पाए जाते हैं और किस किस प्रकार के चट्टानों से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। भैया बहनों खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं तो कुछ कायंत्री शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायंत्री शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लोएस्क, ओटेरियो, कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिणी अफ्रीका में लोह, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कायंत्री शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों में नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह के अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकशेस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप्त, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैगजीन निक्षेप्त और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो भैया बहनों हमें इसमें अभी पढ़ा कि अवसादी से, तो जैसे कि हमारी जो चट्टानें होती हैं, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कायंत्री चट्टानें होती है, और जिनमें से कौन से खनिज निकाले जाते हैं? धात्विक खनिज निकाले जाते हैं। आग्नेय और कायंत्री शैल समूह में से कौन से निकाले जाते हैं? धात्विक खनिज निकाले जाते हैं, जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है, इसमें एक पाए जाते हैं। अगला जिसका आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, विश्व में लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहला इसमें एशिया, चीन और भारत के पास विशाल और लोएस्क निक्षेप हैं।
चीन और भारत के पास ही विशाल मात्रा में क्या है, लोहे के अयस्क। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन उत्पाद करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। यानी चीन सीसा और एंटीमनी और टंगस्टन होता है उसके में भी सबसे आगे है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है। इसके बाद यूरोप। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूरी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अगला है उत्तरी अमेरिका। ये सारे क्या है, आपके महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शिल्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शिल्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप से, जैसा कि आपको इसमें बताया गया है कि ये अपने महाद्वीपों के अंदर कौन से महाद्वीप में कौन से खनिज पाए जाते हैं। अगला है दक्षिणी अमेरिका। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। दक्षिणी अफ्रीका में ब्राज़ील का विश्व में सबसे उच्च स्तर का लौह अयस्क कहाँ पर होता है, सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है, ब्राज़ील। चिली और पेरू भी तांबे के अग्रणी उत्पादक है और सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पर होता है, चिली और पेरू में। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व के में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। तो दक्षिणी अमेरिका में लोहे सबसे ज़्यादा मिलता है। अगला है अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा हीरा और सोने का, प्लेटिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा उत्पादक करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है, जहाँ पर तेल की खान है। नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ये भी महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। ये तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज से भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगोल्डी और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका दूसरा महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। विभिन्न खनिज निक्षेप से पूर्वानुमान में कुछ संबद्ध विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्य मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। कहाँ पर, अंटार्कटिका में। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात थी। किन्हीं 5 खनिजों के उपयोग की सूची बनाए जो हमारे दिन रात जो काम में आते हैं, उनको आपको बताना है कि हमें कौन कौन सी खनिज हमारे काम में आते हैं। खनिजों के उपयोग, अब खनिज हमारे क्या क्या उपयोग होते हैं, खनिजों का हमारे किस किस काम में हम इसका उपयोग होता है। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है।
यानी यह आभूषण बनाने के लिए भी हमें जो रत्न होते हैं, हीरा होता है, उसका भी हमारा प्रयोग होता है। इन्हें आभूषण बनाने के लिए जो सोने के गहने आदि बनाए जाते हैं उनमें किसका प्रयोग होता है? खनिजों का ही प्रयोग होता है। तांबा एक अन्य धातु है, इसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमीनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। किसका उपयोग? बॉक्साइट का प्रयोग किस किस में होता है? इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज और बोतलबंदी, बोतल के जो अपनी कांच के जो बोतल आदि उसको ऊपर बंद करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। भवन निर्माण में और रसोई में जो बर्तन हमारे काम में आते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है। अगला पॉइंट अब भैया बहन इसमें पढ़ेंगे हम खनिजों का संरक्षण की। खनिजों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर में तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण करने तरीका है जिनसे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। पुनर्चक्रण बताया गया, इसके पुनः उपयोग किस प्रकार होता है? खनिजों का कम प्रयोग करके इसका पुनः उपयोग हम कर सकते हैं, यानी उसको दोबारा बना सकते हैं। खनिज संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वो उसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करती है। करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए वह गैस स्टोव पर नाश्ता बनाती हुई माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है, तो माँ उन बटनों को बंद करते हुए सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गजट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। तो शक्ति संसाधन हमारे किस काम आते हैं? ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे उद्योग में, कृषि के, परिवहन के लिए, संचार के साधन के लिए हमारे काम आते हैं। अब ये ऊर्जा के संसाधन दो प्रकार के होते हैं, गैर परंपरागत और परंपरागत और गैर परंपरागत दो वर्गों में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला इसमें परंपरागत स्रोत, जिसको हम काम में लेते हैं वो परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। भैया बहनों, परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे ईंधन और जीवाश्म ईंधन। परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत होते हैं। परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत कौन से होते हैं? ईंधन और जीवाश्म। ईंधन का उपयोग हमें खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। यानी लकड़ी जो हमें गांव में पहले चूल्हे जलाने के लिए हमें किसका उपयोग करते थे? लकड़ी का उपयोग करते थे, लेकिन अब तो गैस आने के कारण व्यक्ति इसका उपयोग कम करते हैं। इसके अलावा ईंधन के बाद क्या है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? पौधों और जानवरों के अवशेष से जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तन हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। जीवाश्म ईंधन में क्या होता है? कोयला और पेट्रोलियम, ये प्राकृतिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो जिस आप ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का, जैसा कि आपको इसमें चार्ट बताया गया है कि खनिज तेल से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। आसानी से परिवहन, जैसे टैंकर भरने में
तेल का उपयोग होता है, पेट्रोल का उपयोग होता है, पेट्रो रसायन उद्योग के आधार पर होती है। इससे क्या हानि होती है? तेल अधिक पलायन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अधिक अवक्षय होता है, यानी अधिक उसको अधिक मात्रा में भर लेंगे तो वो अधिक हानिकारक हो सकता है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। प्राकृतिक गैस आसानी से परिवहन पाइपलाइन जैसे पाइपलाइन के द्वारा तेल और कोयले में अधिक स्वच्छ होती है, तेल से सस्ता होता है प्राकृतिक। अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं? ईंधन, ईंधन से हमें क्या प्राप्त होता है? लाभ। इससे क्या लाभ है? सुप्राच्य बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि क्या होती है इससे? ईंधन से अधिक संग्रह करने से अधिक समय का उपयोग होता है, प्रदूषण फैलता है। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो उसका धुआं उठता है, तो वो धुआं नुकसान करता है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। जो हमारी हरी भरी जो वृक्षारोपण होते हैं वो धुएं के कारण उसके क्या होता है? प्रदूषण होता है। निर्वनीकरण, ये भी इसकी हानि है। लाभ, कोयले से हमें क्या क्या लाभ होता है? विस्तृत रूप से उपलब्ध विद्युत रूपांतर के उपयुक्त। इससे क्या हानि होती है? प्रदूषण का स्रोत है, क्योंकि इसको जलाने से जो काला होता है वो भी बहुत हानिकारक होता है। परिवहन के लिए भारी, ये भी बहुत, जैसे गाड़ी में पहले कोयला ही जलाया जाता था, उसका जो धुआं निकलता था वो बहुत हानिकारक होता है। अगला इसमें जल विद्युत। जल विद्युत से क्या लाभ है? प्रदूषण मुक्त होता है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, जल सस्ता होता है। हानि, और इससे क्या हानि होती है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है, यानी लोग अपनी एक ही जगह पर बस सकते हैं, समुदाय इकट्ठा होकर के एक ही जगह पर रह सकते हैं। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन स्थापित करने में खर्चीला। अगला इसमें पौधों और जानवरों के अवशेष लाखों वर्षों तक धरती में जो जमे रहे थे, अंदर दबे रहे थे और तपे दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तन हो गए थे, वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। कोयला भी बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों, लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है, यानी कोयले से क्या बनाई जाती है? लाइट बनाया, जैसे अपना थर्मल पावर प्रोजेक्ट है कोटा में। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्षों पूर्व विशाल कण और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है चित्र 3.10 में। विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादन देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस है। किसमें? कोयला उत्पादन देशों में। भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र रानीगंज, पश्चिमी बंगाल तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में भी है। तो कोयला उत्पादन देशों के नाम है कौन कौन से? भारत में कोयला कहाँ कहाँ पर मिलता है? रानीगंज, पश्चिमी बंगाल और झरिया और धनबाद के बोकारो और झारखंड में मिलता है। अगला भैया बहनों आपके इसमें पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम से हम कहाँ मिलता है? पेट्रोलियम हमारे किस किस काम आता है? पेट्रोल जिसमें हम अपनी कार चलाते हैं, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमाने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। एक गाढ़ा पदार्थ होता है काले रंग का, उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। ये शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है, यानी चट्टानों की परतों के बीच में ये पाया जाता है। इसका वेधन अब तटीय या तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परीक्षणशाला भेजा जाता है, यानी उसको करने के लिए उसको कहाँ पर? प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जहाँ अपशिष्ट पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेक तैयार किए जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादनों को काला सोना भी कहा जाता है। काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम से जो सामान बनते हैं उसको क्या कहते हैं? मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, इसको काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश इराक, ईरान, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादन क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है, जहाँ पर ही क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम शब्द लैटिन शब्दों
पेट्रा अर्थ यानी शेल, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया है। इसका पेट्रोलियम का अर्थ शेल तेल से होता है। तो भैया बहनों, अभी हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम हम कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और इसे क्या कहा जाता है, काला सोना भी। इसके बने उत्पादकों को काला सोना भी कहा जाता है। और प्राकृतिक गैस है। अब हम अगला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे भैया बहनों की प्राकृतिक गैस क्या होती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादन हैं। प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादन देश कौन से हैं? रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, ये प्राकृतिक गैस के मुख्य प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में कहाँ कहाँ मिलता है प्राकृतिक गैस? जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अनंत सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इस पेट्रोलियम गैस क्या होता है, प्राकृतिक गैसें क्या होती है, इसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। भैया बहनों, अब इसका अगला भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।